Good morning everyone. Hope you all are good. So in last lecture we cover our electrocardiogram and now we done in this lecture double circulation, regulation of cardiac activity and disorder of circulatory system. हम कोशिश करेंगे इसमें ये तीनों कवर हो जाएं और हम जो क्वेश्चन आंसर वाला लेक्चर है वो तो हमेशा ही अलग होगा. ओके, लेट गेट स्टार्टेड विद डबल सर्कुलेशन. द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेजल. ब्लड एक ही जगह से सर्कुलेट होगा. कहाँ से? ब्लड वेजल से. द आर्टरी एंड वेन्स. आर्टरी और वेन में. बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर. हर आर्टरी और वेन में 3 लेयर्स होती हैं. टूनिका इनिटिमा, टूनिका मीडिया एंड टूनिका एक्सटर्ना. एक्सटर्ना यानी कि आउटर लेयर, इंटीमा यानी कि स्टार्टिंग की लेयर और मीडिया यानी कि मीडियम उसके बीच की. इस पैसेज में सिर्फ ये 3 लेयर्स के बारे में ही बता रखा है. इसकी स्टार्टिंग की लेयर, इसकी बीच की लेयर, इसकी आखिरी लेयर जो आर्टरी और वेन्स में प्रेजेंट होती है. आगे हम स्टार्ट पढ़ते हैं. एज मैंशनड अर्लियर द ब्लड पम्प्ड बाय राइट वेंट्रिकुलर एंटर द पल्मोनरी आर्टरी. इट मीन्स दैट जो राइट वेंट्रिकुलर है जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, पल्मोनरी आर्टरी इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये कैरी करती है. वेयर एज अ लेफ्ट वेंट्रिकुलर, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर में क्या होता है? पंप ब्लड, जो पंप किया जाता है ब्लड इनटू द अयोटा, वहाँ से वो अयोटा में जाता है. द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, pumped into the pulmonary arteries passed onto the lung from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary veins into the left atrium. It means that जो डीऑक्सीडेंटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं है वह पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी, उसको वो लंग्स पे ले जाएगी. लंग्स में क्या होगा? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो जाएगा पल्मोनरी वेन्स में. पल्मोनरी वेन्स यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वहाँ से वो जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में. ठीक है, ये सारा जो है हमारा 2 सिस्टम में डिवाइड है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन. जहाँ ये बार बार पल्मोनरी वर्ड्स आ रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, इट मीन्स ये कौन सा सर्कुलेशन है? पल्मोनरी सर्कुलेशन. सिस्टमैटिक हम नीचे पढ़ेंगे. ठीक है, आप इसमें समझ गए कि राइट वेंट्रिकुलर जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा. पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी जिसको वो लंग्स पे लेके जाएगी. लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन्स पे. पल्मोनरी वेन्स के पास जाके वो सीधा जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. वहाँ से वो पूरी बॉडी में जाएगा ब्लड. इसको आगे हम पढ़ते हैं. दिस पाथवे कंस्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन. यानी कि पहले हमारा जो ब्लड था वो राइट वेंट्रिकुलर था, वो पल्मोनरी आर्टरी से आया था. ठीक है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर ने पंप किया ब्लड वो एयोटा से आया था. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पंप होगा पल्मोनरी आर्टरी से वो जाएगा लंग्स पे. लंग्स पे जाके वो होगा प्यूरिफिकेशन यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन कैरी करेगा. उसके बाद जाएगा वो पल्मोनरी वेन्स में जहाँ वो ऑक्सीजनेटेड वेन्स होती हैं. फिर वो हो जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में. सिंपल स्ट्रक्चर इसका ये हो सकता है कि राइट वेंट्रिकुलर, वहाँ से वो गया लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स पे ले गई, वहाँ पे जाके वो प्यूरिफिकेशन हुआ और वहाँ से वो गया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में. पल्मोनरी सर्कुलेशन याद रखोगे और ये 3 स्टेप याद रखोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करेगी और पल्मोनरी वेन्स क्या कैरी करेगी. आर्टरी एंड वेन्स. आर्टरीज ऑलमोस्ट वैसे जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, जबकि पल्मोनरी जो वेन्स होते हैं खाली वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट जो पल्मोनरी वेन्स हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. तो ये तो हो गई हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन जहाँ पे राइट आर्टरियम से पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड कैरी किया, वो लंग्स पे ले गई फॉर प्यूरिफिकेशन. लंग्स से पल्मोनरी वेन्स ने उसको कैरी किया जब वो लेगी लेफ्ट आर्टरियम में. यहाँ पे 2 चीज़ों का हमारा यूज़ हो गया, लेफ्ट राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट आर्टरियम का. अब जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है उसमें हम क्या लेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकुलर और राइट आर्टरियम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एयोटा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस पे जाएगा? एयोटा पे.
is carried out by network of artery, arteriole and capillary to the tissue from where the deoxygenated blood is collected by a system of venules. यानी कि इन सब के कलेक्शन से आर्टरी, आर्ट्रियोल एंड कैपिलरी के कलेक्शन से अयोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड जाएगा इन इन वेन्स में. Veins and vena cava are embedded into the right atrium. Veins, not pulmonary vein, only vein and vena cava are embedded into the right atrium. ये जाएगा राइट आर्ट्रियम में. राइट आर्ट्रियम में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ओके, दिस इज द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है. अब आप लोग सोच रहे होंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर कहाँ गया भाई? अभी लेफ्ट आर्ट्रियम से जो ब्लड गया वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ही तो जाएगा फॉर बिकॉज ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. लेफ्ट वेंट्रिकुलर में गया, उसके बाद ये जाएगा बॉडी में. ऐसे हम कर सकते हैं इसको, बॉडी. देन उसके बाद ये जाएगा सीधा राइट आर्ट्रिया में. ओके, मैं दोबारा समझाती हूँ आपको. जो राइट वेंट्रिकुलर से लंग्स पे लेके जाएं वो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी, और जो लंग्स से लेफ्ट आर्टरी में लेके जाए वो पल्मोनरी वेन लेके जाएगी. ये तो हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन. बट जो लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड जाएगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड और उससे वो जाएगा बॉडी में, बॉडी से फिर राइट आर्टरियम में. दैट इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. इसमें क्या होता है जो ऐसा पल्मोनरी में नहीं होता? द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स O2 and other essential substance to the tissue and take CO2 and other harmful substance away for elimination. यानी कि जो यूजफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी के होते हैं वो एक तरह से रिसीव कर लेते हैं हम लोग, और जो हार्मफुल हैं वो बाहर निकल जाते हैं. अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन है जिसको हम कहेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. अब ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? द हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज लीवर टू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. हमने तो ये पढ़ा कि हमारा राइट वेंट्रिकुलर से ब्लड गया लंग्स पे, लंग से वो गया लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, देन उसके बाद बॉडी में, बॉडी के बाद तो सीधा राइट वेंट्रिकुलर में पहुंच गया. तो ऐसा क्या हुआ? राइट आर्टरियम में, सॉरी मैं गलत कर गई बीच में. तो इसके बीच में जब हमारा ब्लड है वेन्स ने कैरी किया, इंटेस्टाइन पे ले गई वो लीवर पे बिफोर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के पहले हेपेटिक पोर्टल पे हमारी जो वेन्स है ब्लड को ले गई. ये क्या होता है? स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है सर्कुलेशन का फॉर कार्डियक मस्कुलेचर, हमारे हार्ट को पंप करने के लिए. हमारा हार्ट कंफ्यूज ना हो. कंफ्यूज तो हमारे ये फूड पाइप और विंड पाइप भी हो जाती है. क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं खाना खाते हुए तो वो एपिग्लोटिस जो है वाइब्रेट करता है तो वो कंफ्यूज होता है. तो ऐसे हमारा हार्ट कंफ्यूज ना हो इसके लिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बनाया गया, जिसमें क्या है? लंग्स, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, हार्ट. इसके बीच में ये बॉडी पार्ट्स दिखा दिए. इन्होंने लूमन दिखाया है कि जो आर्टरी का लूमन है वो नैरोअर नहीं है इतना जितना वेन्स का है. ठीक है, और ये वेना केवा, ग्रेट वेन्स इसको कहते हैं, और डोर्सल आर्टरिया. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन्स. ऐसे ही हमारी बॉडी में प्लान करता है डबल सर्कुलेशन जो है ऐसे वर्क करता है. नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है बट आपको पता होना चाहिए सारा. जो हमारा हार्ट नॉर्मल एक्टिविटी करता है वो रेगुलेट करने के लिए कौन उसको हेल्प करता है ये हम इसमें पढ़ेंगे. नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड. हमारा हार्ट जो है ऑटो रेगुलेटेड है, खुद काम करता है. बस स्पेशलाइज मसल नोडल टिश्यू हैज़ द हार्ट इज मायोजेनिक. ये क्वेश्चन आ भी जाता है कई बार एग्जाम में. हार्ट को मायोजेनिक क्यों कहते हैं? बिकॉज वो ऑटो रेगुलेटेड है, अपने काम खुद करता है. अब इसको भी तो कोई चलाता होगा भाई. अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा. हमारे हार्ट के ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन. इनके भी आगे पार्ट्स आपने पढ़े होंगे 10th स्टैंडर्ड में अपने. तो इनका ही एक पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है,
इसमें न्यूरल सेंटर होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। इसमें क्या होता है, कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। 3 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो थर्ड वाला जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो जो है इस फंक्शंस को मॉडरेट करता है। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथिक नर्व कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। अगर एएनएस बढ़ जाए, हमारा एएनएस सिग्नल फास्ट दे तो हमारी हार्ट बीट क्या है, बढ़ जाती है। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है कि हमारे हार्ट की एक्टिविटी कौन करता है जिससे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाए। अब जो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये सिग्नल दे के मेडुला ऑब्लोंगेटा को हमारी हार्ट बीट तेज कर देता है, तो कोई कम भी तो करता होगा ना। तो पैरासिम्पैथिक जो न्यूरल सिग्नल मिलते हैं हमारे हार्ट को वो हार्ट रेट डिक्रीज कर देते हैं। हमारे ब्रेन को जो ये पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिग्नल मिलते हैं ये हमारी हार्ट बीट डिक्रीज कर देते हैं और एक्शन पोटेंशियल को भी ये डिक्रीज कर देते हैं और कार्डियक आउटपुट भी साथ में डिक्रीज होता है। तो ऐसे नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजेगा तो हार्ट बीट इंक्रीज होगी, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन इंक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। सेम अलग केस में होगा जब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिग्नल अपना सिग्नल ब्रेन को देंगे तो हमारा ब्रेन ऐसा वर्क करेगा, सबको कम करता जाएगा। एडर्नल मेडुलरी हॉर्मोन्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। जो हमारे एडर्नल मेडुलरी हॉर्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जो ये भी हमारे क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं, उनकी हार्ट बीट हमारी जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हमारी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी, जैसे हमारे हो ना स्किल सब्जेक्ट्स, तो उनसे रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन, हमें इनकी नॉलेज होनी भी चाहिए चाहे हम किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हाई ब्लड प्रेशर। हमने ऑब्वियसली सुना है हाइपरटेंशन हो तो बंदे को पानी पिलाना चाहिए ताकि उसका ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाए और वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। इसको अवॉइड करने के लिए हमें मीठा और नमक थोड़ा कम भी करना चाहिए अपने खाने में। पढ़ते हैं क्या है ये। हाइपरटेंशन इज़ अ टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज़ हायर देन नॉर्मल 120/80। ये नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा 140 हो जाए और या 90 हो जाए तो वो ज़्यादा होता है। In the measurement 120 mmHg millimeter of mercury pressure is the systolic। ऊपर वाला जो है वो सिस्टोलिक और जो नीचे वाला है वो डायस्टोलिक होता है, दैट इज 80। और रेस्टिंग प्रेशर, इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90। किसी का अगर 140/90 हो और हायर और उससे हाई हो, इट्स शो हाइपरटेंशन। अगर इतना हाई जा रहा है किसी का तो इट मीन्स हाइपरटेंशन, वो बंदा किसी चीज़ की टेंशन ले रहा है या उसकी बॉडी में कुछ चीज़ नॉर्मल नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट डिसीज़। हाई ब्लड प्रेशर है तो हार्ट डिसीज़ हो सकता है एंड ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। और हाई ब्लड प्रेशर होने से हमें कोई ना कोई दिक्कत हमारी बॉडी में होगी, चाहे वो हमारे ब्रेन को, चाहे हमारी किडनी को, चाहे हमारे लीवर को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे फीचर्स हैं हमारी बॉडी के, हमें अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने का मतलब ही यही है ताकि बंदा अपने केयर करना सीख जाए भी हमारी बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, आर्टरी से पता लग रहा होगा कि हमारी कुछ आर्टरी से रिलेटेड है भाई यहाँ तो कुछ। कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफन रेफर टू एज एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। यानी कि वो आर्टरीज जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें ये दिक्कत होती है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। इट इज़ कोज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू विच मेक द लुमेन ऑफ आर्टरी नैरोअर। यानी कि ये लुमेन हमने देखे जो यहाँ पे ये होते हैं आर्टरीज के जो लुमेंस है ना इनको नैरो कर देती है। जब हमारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो उसमें कैल्शियम, फैट हो, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस हमारी जो बॉडी में चिपकते हैं ना, कहते हैं मैदा हमारी आंतड़ों में चिपकता है और ऐसे ये हमारी वेन्स में चिपक जाते हैं जब कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस, तब ये डिसीज़ हमें होता है जब हमारी पूरी तरह से सर्कुलेशन नहीं हो पाता ब्लड का, आर्टरीज जो है नैरो हो जाते हैं इनका ल्यूमन। ओके, नेक्स्ट है एंजिना। इट इज़ कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस। एक सिम्टम है जिसमें थोड़ा सा चेस्ट पेन होता है हमें। अब वैसे टीनेज में तो ऑलमोस्ट चेस्ट में पेन होता है गर्ल्स को, बट इतनी घबराने वाली बात नहीं होती। एंजिना उससे अलग ही है। ये तो तब होता है जब हमारी जो ब्लड है, हमारा ब्लड है वो हार्ट में प्रॉपर फ्लो नहीं होता। ये तो तब होगा जब हमारी
कोई भी मैन या वूमेन को हो सकता है किसी भी एज की, बट ये मिडिल एज में काफ़ी कॉमनली होता है। बट हम तो ये सोचेंगे ना भाई हमें हो रहा है तो क्या पता हमारे लिए चीज़ें पता नहीं मुश्किल है नहीं है, तो किसी को भी हो सकता है। इट अकर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ये तब होता है जब हमारे हार्ट में सही तरह से ब्लड फ्लो ना हो, हमारी जो ऑक्सीजन है वो प्योरीफिकेशन सही से नहीं हो रही है, अंदर हमारी बॉडी में कमी हो रही है किस चीज़ की। कहते हैं ना एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी साथ में आती है, ठीक है। तो ऐसा तब होता है, इसलिए थोड़ी योगा करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम इन दिक्कतों से बच सकें। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट विच when it is not pumping blood effectively enough to meet the need of body। हमें जितना ब्लड चाहिए, हमारा हम भाग रहे हैं, हमें एनर्जी की नीड है, ऑक्सीजन की नीड है, उसी टाइप से हमारा हार्ट जो है ब्लड पंप करना चाहिए। अगर वो नहीं करता दैट इज़ ड्यू टू सम डिस्चार्ज ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट इज़ समटाइम कॉल्ड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर यानी कि हमारे ब्लड का सही तरह से काम ना करना। बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिसीज़। जब लंग्स में ऑक्सीजन सही तरह से नहीं गई, कंजेशन हुआ उनका, वो सिकुड़ने शुरू हुए, तब ये डिसीज़ होता है। हार्ट फेलियर इज़ नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर सेम बात नहीं है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट स्टॉप कर देता है बीट अपने आप, दैट इज़ कार्डियक अरेस्ट। बट हार्ट फेलियर में क्या होता है, जब लंग्स सही तरह से फंक्शन नहीं करेगा, ऑक्सीजन की नीड नहीं पूरी होगी, तब हार्ट फेलियर होगा। और हार्ट अटैक, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन एडुकेट बॉडी सप्लाई, ब्लड सप्लाई, सॉरी, जब पूरी तरह से ब्लड ना मिले दैट इज़ हार्ट अटैक। जब पूरी तरह से ब्लड हार्ट जो है बीट करना बंद कर दे दैट इज़ कार्डियक अरेस्ट। और जब कंजेशन ऑफ द लंग्स हो तो हार्ट फेलियर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट and heart failure? Let me know the answer in comment section। यहाँ आपका चैप्टर पूरा होता है कंप्लीट। इसके बाद समरी है वो आप खुद कर लेना। नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन आंसर, इसके लिए मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, लेक्चर अपलोड करूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ उनका आंसर ज़रूर देना। मेरे को नहीं दोगे तो कल को कोई एग्ज़ाम में आ जाएगा तो वहाँ तो देना पड़ेगा ना। इससे बड़ी यही है कि अगर किसी पर ट्रस्ट करके चल रहे हो तो उनकी बात भी मानो और उस आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करो। चैप्टर हुआ कंप्लीट। कल से हम पहले मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन सेंड कर दूँगी, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ओके, ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर रहेगा। That's all for today. Thank you. Thanks for watching.